आज जो हमारा टॉपिक नमस्ते, आज जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो हमारा उद्देश्य आज का ये था कि हम आपको ये समझाएँ कि एडमिशन क्या चीज़ होती है। एडमिशन क्या चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले 1-2 सेक्शंस इसके अंदर जो है, हम आपको सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 13 और एक सेक्शन 14 पहले इसको बताना चाहेंगे। अगर ये बच गया, टाइम हो गया, तब ये फिर एडमिशन समझाया जाएगा। तो लेक्चर नंबर 70 है ये, जो तो इसमें हम ज़रा-सा आपको बताने की कोशिश करते हैं, ज़रा-सा ये सेक्शन 13 निकालते हैं और उसको पहले पढ़ते हैं, पहले आपकी समझ में आए क्या है वो। फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चंस वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। यदि मामला या घटना ये है कि कोई घटना इंटेंशनल थी या एक्सीडेंटल थी, अर्थात वो घटना वास्तव में दुर्घटनापूर्वक हो गई या वो घटना जानबूझकर दुर्घटना के रूप में दर्शित की गई। दिस इज द रेलेवेंट क्वेश्चन, जो ये इसकी आत्मा है, इस प्रश्न की आत्मा है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, जब प्रश्न यह है, एक मिनट, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कि एक एक्ट वास्तव में एक्सीडेंटल है और इंसिडेंटल है और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, क्या वो पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से किया गया। द फैक्ट दैट such an format part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned। ये कहने का कह रहा है कि वो एक्सीडेंट जो था वो इंटेंशनल था और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज, या उस अपराध को पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से किया गया है, जैसी नॉलेज के पहले वाली घटनाओं से गैदर की जा सके या पता लगाई जा सके या उससे संबंधित थी। तो क्रिमिनल लॉ में कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस कराने के बाद में वो घर के बाहर कहते हैं कि जी हमारे घर के बाहर से चोरी चोरी करके ले गए। वो मोटरसाइकिल मिलती नहीं है, वो अपना बीमा ले लेते हैं। फिर वो दूसरी गाड़ी का खरीदते हैं, फिर वो ऐसी करा देते हैं। तो ये पहली वाली जो गाड़ी चोरी हुई थी, वो तो चलो ठीक हो गई, लेकिन जब दूसरी गाड़ी चोरी होती है, तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि ये व्यक्ति पहले भी इस तरीके की इसी की चोरी हुई थी। अब ये दूसरी चोरी में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इसकी चोरी हो रही है, इस गली में से जो गाड़ियां चोरी हो रही है इसी की हो रही है जिनका इंश्योरेंस हुआ है। दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। सपोज करो एक उदाहरण है, एक व्यक्ति ने एक अपने मकान का बीमा कराया और बीमे की राशि प्राप्त करने के लिए उसने उसमें आग लगा दी। अब इसमें ये बात रिलेवेंट होगी, उस व्यक्ति के बारे में ये पता लगता है कि वो जिस जिस मकान में रहा उसने उस मकान का बीमा कराया और उसको जला दिया बाद में। तो अब यहां ये बात, बीमा कंपनी से धन लेता रहा वो, ये बात इस नाते सुसंगत है, इस बात को दर्शित करने के लिए जरूरी है, क्या वो जो आग लगी थी वो एक्सीडेंटल थी या इंटेंशनल थी। अगर एक्सीडेंटल थी तो उसे जुर्माना मिलना चाहिए, अगर इंटेंशनल थी तो इसकी जो पुराना कार्यकलाप है, पुरानी तरीके से जो ये करता चला रहा है अपराध, वो इस बात को जारी करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये एक्सीडेंटल नहीं थी, ये एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि इनने इंटेंशन लाभ लेने के लिए
बीमा कंपनी को धोखा देने के लिए कराया था। तो ऐसी बातें भी रिलेवेंट होती हैं। अब देखिए एक प्रश्न और है इसमें, इसका एक एग्जाम्पल है वो पढ़ता हूं। एक व्यक्ति पर ये आरोप है कि उसने जो है नकली नोट या नकली सिक्का किसी व्यक्ति को दिया है। अब प्रश्न ये है कि क्या उसके पास वो नोट कहीं और से गलती से आ गया और उसने वो चला दिया, या ये है कि वो ऐसे नोटों को अपने पास रखता चला आया। लेकिन अगर ऐसा फैक्ट हमारी नोटिस में आता है कि इससे पहले भी इसने 3-4 दुकानदारों को इसी तरीके के करेंसी नोट चलाए थे, तो फिर ये घटना आकस्मिक नहीं है, आकस्मिक नहीं है, या इंसिडेंटल नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि ये इंटेंशनल है। ये व्यक्ति नकली नोटों का कारोबार करता है या नकली नोट चलाने का धंधा। तो ऐसे फैक्ट्स भी रिलेवेंट होते हैं, इन्हें न्यायिक कार्यालय में न्यायिक कार्रवाई में यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 14, एक्सिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। एक्सिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। कारोबार बिजनेस के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is irrelevant. अब प्रश्न यह है कि क्या कोई घटना इस क्रम में घटित हुई या कोई बात ऐसी हुई, यदि उसका ऑर्डिनरी क्रम ऐसा है, उसकी कोई विधि या कोई ऐसा प्रारूप हमने बना रखा है कि वो उस क्रम में ही चलती है, तो वो रेलेवेंट है। अब हम वैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। एक गाड़ी सरकारी है, उसमें एक लॉग बुक रखी जाती होगी, आपने पता होगा। लॉग बुक के अंदर यह एंट्री की जाती है कि गाड़ी कहां कहां गई, कहां कहां आई, कैसे कैसे चली। तो उस लॉग बुक की जो एंट्रीज हैं वो रिलेवेंट है। लॉग बुक की जो एंट्रीज हैं, क्योंकि वो गाड़ी के व्यवहार के सामान्य अनुक्रम में की जाती है। एक्सिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक डाकखाने में एक पत्र आते हैं। पत्र आने के बाद में उन पत्रों को जो डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट के खाने में रखा जाता है, और जो कहीं बाहर डाक डिस्पैच करने के, उस खाने में रखे जाते हैं। यदि कोई पत्र डिस्पैच के खाने में रख दिया गया, एक हमारा नियम है, हम कोई ऑफिशियल हमारा नियम है सरकारी, कि ये उसके खाने में रखा जाएगा, डिस्पैच वाला डिस्पैच में, डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले डिस्पैच वाले का नियम सुनो। अब डिस्पैच में रखा गया है और वो वहां पर नहीं है, अगर ये इस बात का सबूत आता है कि वो डिस्पैच में रखा गया था और वो उस खाने में नहीं है, तो इसका मतलब वो डिस्पैच हो गया। क्या है? वो डिस्पैच हो गया। अब दूसरा उदाहरण लो। यदि डाक खाने में एक पत्र डाल दिया गया और वो लौटकर डाक खाने पर वापस नहीं आया या उस पार्टी के पास वापस नहीं गया,
जिसने उसे भेजा था, तो सामान्य अनुक्रम में यह माना जाएगा कि वो पत्र डिलीवर हो गया। उदाहरण दोबारा पेश करता हूं। हमने एक रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र भेजा किसी को, उस डाक से भेजने के अंदर वो जो पत्र है, वो पत्र हमने उसकी वो रसीद हमें मिल गई, उसने डाकखाने दे दी कि अब हमें मिल गई। यदि वो लेटर डिलीवर होगा, पार्टी मिल गई और डिलीवर होगा, तो वो वापिस हम पर नहीं आएगा। डाकखाने का ही नियम है। अगर पार्टी नहीं मिली तो डाकिया ये लिख के वापस करेगा कि पार्टी नहीं मिलती है, तो हमें वापस दिया जाएगा। ये डाकखाने का एक सामान्य अनुक्रम है, अर्थात ये उसका जो है कोर्स ऑफ बिजनेस है डाकखाने का। डाकखाने की ये विधि है, डाकखाना ऐसे ही काम करता है। अगर लेटर डिलीवर होगा तो डिलीवर हो गया, नहीं तो वो वापस आएगा। वापस आएगा तो उस पर लिख के आएगा कि लेने वाले ने इंकार किया या नहीं मिला। अगर वो ऐसा नहीं होता है, ना तो वो वापस ही आया हमारे पे और ना ही इस पे इंक्वायरी लिख के आई, तो इसका मतलब है कि लेटर डिलीवर हो गया। तो ये प्रजम्पशन, ये बात सेक्शन 14 कहता है कि सामान्य अनुक्रम में हुई चीजों का, ये चीज सेक्शन एक प्रजम्पशन की बात भी करता है कि इसको हम प्रज्यूम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपको। ये जो सेक्शन है, ये माना जाता है जितने भी ये सरकारी कार्यालय हैं, समस्त कार्यों को नियमित रूप से तथा सही ढंग से किया जाना, उपधारित किया जाना चाहिए। ये जो सेक्शन है ये कहता है कि जो समस्त कार्य हैं को नियमित रूप से और सही ढंग से किया जाना, उपधारित किया जाना चाहिए। यही बात डाकिए की इंकार रिपोर्ट शो करती है। कई बार क्या होता है कि लोग कोर्ट में आके कहते हैं, सर हमें तो ये लेटर मिला ही नहीं। जब कोर्ट में आके वो कहते हैं कि हमें लेटर मिला ही नहीं, पत्र हमें मिला ही नहीं, तो जो डिफेंस काउंसिल है वो इस सेक्शन का सहारा ले सकता है। क्या सहारा ले सकता है कि नहीं सर, अगर वो नहीं मिला तो हम पे वापस नहीं आया। अर्थात पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड, पोस्ट ऑफिस का अगर हम एविडेंस करें तो ये माना जाएगा कि वो लेटर उस पर सर्विस हुआ है। ये सेक्शन 14 इस बात को कहता है और इस बात को रिलेवेंट बनाता है। तो कारोबार के अनुक्रम में किए गए इस तरीके की एंट्रीज इसको रिलेवेंट बनाता है। अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं, एडमिशन, स्वीकृति। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति क्या है, कैसे होती है? देखिए, स्वीकृति किसी व्यक्ति, देखिए वैसे तो अगर किसी चीज में कोई आदमी ने स्वीकृति कर ली, स्वीकृति क्या? मैं ये कहता हूं कि ये चीज मेरी है, ये स्वीकृति है। मैंने कहा ये चीज मेरी है, स्वीकृति है। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है ये चीज मेरी है, तो डाउट हो गया ना। तब ये डाउट हो गया, तब ये डाउट हो गया, तब ये मुकदमेबाजी का इश्यू हुआ। तो स्वीकृति क्या है, ये बातें इस सेक्शंस में बताई गई हैं। सेक्शन जो 15 स्वीकृति की परिभाषा देता है। सेक्शन 50 एडमिशन, जो हमारा टॉपिक है आज का, एडमिशन। देखिए सेक्शन 15 स्वीकृति की डेफिनेशन प्रोवाइड करा था हमको, इससे अधिक नहीं था।
और ये कहता है कि कौन सी स्वीकृति रिलेवेंट है या नहीं है और कौन स्वीकृति कर सकता है। ये जो इस एक्ट में दी गई हैं स्वीकृतियां, वो ही एडमिसेबल है, अन्य एडमिसेबल नहीं है, और या उनके उनके द्वारा की गई हैं वो एडमिसेबल है। अगर किसी चीज को मैंने कहा कि कभी कि ये पेन मेरा नहीं है, तो ये एक प्रकार की स्वीकृति है, ये पेन मेरा नहीं है। या मैंने ये कहा कि ये पेन राजेश का है, तो ये एक प्रकार की स्वीकृति है कि ये पेन राजेश का है। मैंने कहा ये पेन मेरा है, ये भी एक प्रकार की स्वीकृति है। मैंने ये कहा कि पेन राजेश का है, ये भी एक प्रकार की स्वीकृति है कि मैं इसे अपना नहीं कह रहा, दूसरे करता हूं। लेकिन दिक्कत, अगर स्वीकृति करी ली तो फिर ये मुकदमेबाजी का विषय तो रहा नहीं। फिर ये क्यों दी गई है इसमें? ये सिर्फ इसलिए दी गई है, ये दिखाने के लिए दी गई है कि ऐसे कथन जो आपने स्वीकृत किए हैं कब रिलेवेंट होंगे, कब आपके खिलाफ पढ़े जाएंगे, कब रिलेवेंट होंगे और कब आपके खिलाफ पढ़े जाएंगे और कब उनके सबूत लाए जा सकेंगे, जिनको आप जब एक बार एडमिशन कर चुके हैं कहीं पे, फिर डिनाइल नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर कोई बात आपने स्वीकार कर दी, ये कह दिया कि ये जो चीज है, डायरी है, ये मेरी नहीं है, किसी और की है, तो ये वाला कथन कि ये मेरी नहीं है और दूसरे की है, अब आप इस बात से हट नहीं सकते कि ये कहो कि ये मेरी नहीं है। आपने ये कहा है तो ये बात आपके खिलाफ सिद्ध की जा सकती है। तो चले जरा सा स्वीकृति की डेफिनेशन पढ़ें, ये क्या कहते हैं। एडमिशन डिफाइन, सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य नियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, oral or documentary, or contained in electronic forms which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact which is made by any of the person and under the circumstances hereafter mentioned। तो यहां हम इतनी बात करते हैं कि स्वीकृति एक मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक कथन है, या तो मौखिक है या दस्तावेजी है या इलेक्ट्रिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है, कॉन्टेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जो किसी रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है। क्या करती है? विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। दोबारा हिंदी बताता हूं। स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजिक इलेक्ट्रॉनिक रूप में का कथन है जो किसी रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के बारे में एक अनुमान, एक राय की ओर राय बनाती है, राय की ओर इशारा करती है, किसी राय पर पहुंचने का एक इशारा करती है, इंगित करती है। और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है और ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जिसका वर्णन इस एक्ट की आने वाली धाराओं में किया जाता है। यहां ये डेफिनेशन अधूरी है, ये डेफिनेशन स्वीकृति की अपने आप में अधूरी है। ये हमें इतना तो बता रही कि स्वीकृति क्या है, स्वीकृति क्या होती है, मौखिक होती है, दस्तावेजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में होती है। ये बताती है कि वो फैक्ट इन इशू रिलेवेंट के और कोई अनुमान इंगित करती है, लेकिन वो ये नहीं बता रही
तो कौन कौन सी परिस्थिति होंगी? परिस्थिति वो कहती है कि जब आगे सेक्शन तुम पढ़ोगे तो जो आगे वाले पोर्शनों में, आगे वाले सेक्शंस में वर्णित की गई है वो स्वीकृति इस एक्ट में परमिटेड है। जरा अब आगे भी देखते हैं क्या है। बस आगे ये देखे, इस डेफिनेशन को देखे, सेक्शन 16 में डेफिनेशन देखे, ये सेक्शन 16 साइलेंट हो जाता है। अब ये तो 16 तो हो गया जी ठंडा। अब हमें आगे देखना पड़ेगा क्या करना है इसका। अब ये आगे हमें ये परिस्थिति बताता है कि कौन कौन सी रेलेवेंट एडमिशंस है। तो एक बात तो यही हो गई कि स्वीकृति एक मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रिक रूप में के अंदर जो दर्ज है वो कथन है जो किसी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में कोई अनुमान इंगित करते हैं। सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की गई हैं जिनका वर्णन आने वाली धाराओं में किया जाता है। जरा सा उसको समझने से पहले इसे समझ लो पहले तो। किसी व्यक्ति पर एक मुकदमा डाला जाता है कि भाई इसके ऊपर हमारे 50 लाख रुपए चाहिए। वो व्यक्ति मना करता है तो उससे कहा जाता है कि तू अपनी अकाउंट बुक ले आ। लेकिन उसकी अकाउंट बुक में ये लिखा है कि हाँ उसने ये 50 लाख का ऋण शिकायतकर्ता से लिया था। तो ऐसी जो उसकी बुक में एंट्री है, ऐसी जो उसकी बुक में एंट्री है, या उसने ये दिखाया इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न में कि मैंने 50 लाख रुपए का ऋण किसी से लिया था और जिसका नाम लिखा वो मुकदमा लाता है, तो ऐसी एंट्री इस बात का सबूत है कि ऋण लिया गया था। कथन कहता है उसने ऋण लिया था, वह भी स्वीकृति होगी क्योंकि इससे वह अपने दायित्व को मंजूर करता है। उसने ये लिख के अपनी किताब में ये रखा कि मैंने 50 लाख ऋण लिया है। तो इसके बाद का ये सबूत है कि भाई तूने खुद इस बात को अपनी बुक में एंट्री कर रखा है। तब ऐसी स्वीकृति हो जाने के बाद ऋण के तथ्यों को साबित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। भाई आपका तो एडमिशन हो गया, ये आपने एडमिशन कर रखा है। एक ये एडमिशन है और एडमिशन समझे। एक मुलजिम है, हत्या के केस में इन्वॉल्व है, उसे पुलिस ने पकड़ा या समझो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उससे पूछा तेरे चोटें कैसे आई? उसने कहा मेरे चोटें उस झगड़े में आई, उससे मैंने किया था झगड़ा। तो यहां क्या है? ये इसका एडमिशन है। ये क्या है? ये उसका एडमिशन है। ये बात कोर्ट में इसके खिलाफ सिद्ध की जा सकती है कि देखिए और ये एडमिसेबल है कि भाई तूने तो वहां पे किया था कि तेरे उस चोट में चल रही, अब तू यूं कह रहा कि मैं झगड़े में शामिल ही नहीं था। तो ये बात तो कंट्राडिक्टी कर गई ना। तो ऐसी एडमिसिबल होती है, अर्थात जब आदमी खुद ही उन बातों को मान लेता है तो उनको वो रेलेवेंट होती है और वो इशारा करती हैं किसी बात के लिए। उदाहरण है, उच्चतम न्यायालय कहता है कि ये जो स्वीकृति है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और निश्चयात्मक होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि हम दूसरे व्यक्ति के अधिकार उसके वचनों से छीनते हैं। स्वीकृति क्या है कि मैंने ये कहा कि ये मेरी नहीं है,
ये एडमिशन हो गया ना मेरा। तो न्यायालय कह रहा है कि अगर मैं ये कह रहा हूं ये मेरी नहीं है, तो ये मेरे मुंह से कथन मेरा स्पष्ट होना चाहिए और कंक्लूसिव होना चाहिए। इन मैंने इफ बट ना लगाई। जैसे मैं ये कहूं कि ये मेरी शायद ऐसा है कि लगता है मेरी है, या तो मैं इसे कहूं सर ये मेरी नहीं है, तो ये तो मेरा स्पष्ट होगा। कह नहीं सकता कि ये मेरी है या नहीं, ये डाउटफुल है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एडमिशन स्वीकृति, एडमिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कंक्लूसिव होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये अनिश्चितता वाली नहीं होनी चाहिए। एक आदमी के ऊपर आरोप, एक आदमी के ऊपर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि उसने जहर देकर किसी आदमी को मार डाला, जब उससे पूछा जाता है कि तुमने जहर देकर मारा आदमी, नहीं सॉरी दोबारा, किसी आदमी के ऊपर यह आरोप है कि उसने जहर देकर किसी की हत्या की है, वह ये मानता है कि हां उसने जहर खरीदा था, वह ये मानता है कि उसने जहर खरीदा था, तो अब ये इशारा करता है कि इसने वही जहर उसे दिया होगा, तो इसको स्वीकृति मान लिया जाएगा जब तक कि वह यह सिद्ध ना कर ले कि वो जहर उसने किसी अन्य उद्देश्य से खरीदा था। जब तक कि वो ये सिद्ध ना कर ले कि वो जहर उसने किसी अन्य उद्देश्य से खरीदा था। तो स्वीकृति के बारे में पहले हमें आपको स्पष्ट करना था, जो हमने आपको स्वीकृति बताई कि एडमिशन होता क्या है। ये कोई मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी कथन है और इसका उपयोग किन परिस्थितियों में, कहां और कौन इनको कर सकता है, ये सारी बातें आने वाले सेक्शनों में बताई जाएंगी। अर्थात जैसे ये सेक्शन स्वीकृति का 15 था, तो ये जो बातें हैं सेक्शन 21 तक बताई जाएंगी कि कौन कौन सी स्वीकृति न्यायालय में स्वीकारनीय है या न्यायालय में किन स्वीकृति की के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और कौन व्यक्ति स्वीकृति करने वाले के खिलाफ उपयोग कर सकता है। देखिए झगड़ा कहां इशू होता है, अब इसे हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये स्वीकृति का चैप्टर करता हूं, तो झगड़ा कहां होता है। मैंने ये कहा कि ये चीज मेरी नहीं है, क्या मैंने बात खत्म कर दी, लेकिन ये चीज मेरे पे रखी रही। जो असल मालिक है वो मुझ पर मुकदमा लाता है कि देखिए ये चीज सर आपकी नहीं है, आपने जबरदस्ती रख रखी है। उस समय तो मैंने लोगों के सामने ये सच दिखाने के लिए मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, ये बात मैंने कह दी। लेकिन जब वो मेरे पास मुकदमा लाता है तो मैं कहता हूं नहीं ये चीज इसकी नहीं है जनाब, इसकी नहीं। तो मेरा ये कथन जो मैंने लोगों के सामने कभी कहा है, ये मेरा एडमिशन है। इस एडमिशन को न्यायालय में मेरे खिलाफ सिद्ध भी किया जा सकता है। कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन परिस्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी। मैं ये कहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट नकली है, मैं ये कहता हूं कि मैं ये कहता हूं कि डॉक्यूमेंट असली है, मैं इसे असली मानता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा लाता है और वो कहता है
कि जी वो डॉक्यूमेंट जो उनके पास है, उसके अंदर जो ये बातें लिखी हैं वो असली है। और उस स्थिति में मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट तो नकली था जी, ये डॉक्यूमेंट नकली था। तो मेरा ये कथन, जब मैंने ये कहा था कि ये असली है, वो कथन इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो मेरे खिलाफ सिद्ध किया जा सकता है। चलिए, जब एडमिशन के सेक्शन हम पढ़ाएँगे 17 से लेकर 21 तक या लेक्चर देंगे उस पे, तो उन सारी बातों को वहाँ सिद्ध करेंगे। अभी क्यों आपका भी टाइम खराब करें और अपना भी करें। इतना ध्यान में रखें, अच्छा, कि ये एडमिशन कब सिद्ध कर सकता है, कौन व्यक्ति किसके खिलाफ। ये आगे देखते हैं, सेक्शंस आएँगे तो बताएँगे। ये तो आइडिया था मैंने जो आपको दिया है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।